एक प्रारंभिक समाज। समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। प्रारंभिक समाज। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों सालों पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ और पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेष की सहायता से कैसे अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल व एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, और वे किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में भी जो लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया वर्तमान इराक के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरानी बस्तियों के अवशेष और बहुतायत में पाई जाने वाली लिखित सामग्री के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोक शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशु चारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और कामचलाऊ घरों, असरों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5,000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोशों जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया था। जैसा कि आप आगे विषय 1 में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पौधे पेड़ पौधे की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोग ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाते थे। कुछ लोग समय बाद आज से लगभग 5,000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हल तथा गाड़ियों में जोत जाने लगा था। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें ही एक स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। इसीलिए एक स्थान पर बस रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई
घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पालीदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई करने के लिए ओखली और मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा, जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। इस कुछ इलाकों में लोग तांबा और टीन रांग जैसी धातुओं के खनिज का उपयोग करना सीख गए थे। कभी कभी तांबे के खनिज को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहन और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीजें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे ज्वारा धातु, सीपिया और ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पका जमा हुआ लावा। स्पष्ट लोग इन चीजों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने न तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि इन लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अनुसरण करें तो निरंतरताओं और परिवर्तनों की अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में कुछ को उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इनके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय और पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। कालक्रम एक कालक्रम में 6 लाख वर्ष पूर्व से एक ईसाई पूर्व में ये चित्र दिखाया गया है। कालक्रम में मानव के उदय, पौधों और पशुओं के बसने की प्रक्रिया, डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख औद्योगिक विकास, जैसे आग के आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए या चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लेखन के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्य का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी। ये कालक्रम के का अध्ययन कैसे करें? आप इस प्रकार कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हों तो यह ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़ी गई युद्धों की अपेक्षा उन प्रक्रियाओं या घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्री और पुरुष ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रकार के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर इस तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम की सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्यापित ओवरलैपिंग हो जाते हैं। मानव इतिहास की कुछ युगांतरीकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। उनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में किया गया है, जिनके पृथक कालक्रम भी है। जहाँ आप एक देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खानों में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रम में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताते हैं कि हमें अभी तक यहाँ पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ। अगले वर्ष हम दक्षिण एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिण एशिया के बारे में भी दी गई तिथियां उस उपमहाद्वीप में कुछ हुए केवल कुछ विकासों को ही दर्शाती हैं। तिथि अफ्रीका और यूरोप 6 लाख वर्ष पूर्व, लगभग 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व। ऑस्ट्रेलोपिथिक के जीवाश्म वर्तमान में 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का प्रयोग के साक्ष्य मिले। वर्तमान में 14 लाख वर्ष पूर्व। 5 लाख से
1,50,000 वर्तमान से पूर्व प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म में 1,95,000 वर्तमान से पूर्व अग्नि के प्रयोग के साथ 4 लाख वर्तमान से पूर्व 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व 50,000 से 30,000 में मानव प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस की जीवाश्म 40,000 30,000 से 10,000 गुफा आवासों में चित्रकारी 27,500 से गुफा आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व में 7,000 से 6,000 पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया 6,000 से 5,000 में गेहूं और जौ की खेती यूनान में 5,000 से 4,000 में 4,000 से 3,000 में गधे को पालतू बनाया गया ज्वार बाजरा आदि की खेती तांबे के प्रयोग क्रीट 3,000 से 2,000 में हल द्वारा कृषि प्रथम राजवंशों नगर पिरामिडों कैलेंडरों चित्रात्मक लिपि पेपाइरस का लेखन मिस्र घोड़े को पालतू बनाया गया पूर्वी यूरोप में 2000 से 1900 में नगरों महलों कांसे का प्रयोग कुम्हार के चाक व्यापार का विकास क्रीट 1900 से 1800 में 1800 से 1700 में 1700 से 1600 में लिपि का विकास क्रीट 1600 से 1500 में 1500 से 1400 में कांच के बोतल का प्रयोग मिस्र में 1400 से 1300 में 1300 से 1200 में 1200 से 1100 में 1100 से 1000 में लोहे का प्रयोग हुआ 1000 से 900 में 900 से 800 में पश्चिमी एशिया के फेनिशियनों के उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज कार्थज नगर की स्थापना और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार 800 से 700 में लोहे का प्रयोग सूडान में प्रथम ओलंपिक खेल यूनान 746 ईसा पूर्व 700 से 600 में लोहे का प्रयोग मिस्र में 600 से 500 में सिक्के का प्रयोग यूनान रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व 500 से 400 में फारसियों का मिस्र पर आक्रमण एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान में 400 से 3,000 मिस्र में सिकंदरिया एलेक्जेंडरिया की स्थापना 332 ईसा पूर्व जो ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना मैक्यूडीनिया के सिकंदर ने मिस्र और पश्चिमी एशिया के भागों को जीता 336 से 323 ईसा पूर्व 300 से 200 200 से 100 और 100 से 1 ईसा पूर्व में ये सिक्का दिखाया गया है तिथि एशिया दक्षिण एशिया 6 लाख से 5 लाख के वर्तमान से पूर्व अग्नि का प्रयोग 7 लाख वर्तमान से पूर्व चीन में रिवाद में पाषाणकालीन स्थल 1,90,00,000 19 लाख वर्तमान से पूर्व पाकिस्तान में 5 लाख से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व 1,50,000 से 50,000 वर्तमान पूर्व प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस के जीवाश्म 10,000 1 लाख वर्तमान से पूर्व पश्चिम एशिया 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व कुत्ते को पालतू बनाया गया 1,400 पश्चिमी एशिया 14,000 पश्चिमी एशिया में भीमबेटका की गुफा चित्र मध्य प्रदेश होमोसेपियंस के जीवाश्म 25,500 वर्तमान से पूर्व श्रीलंका में 8,000 से 7,000 ईसा पूर्व में भेड़ और बकरियों को पालतू बनाया गया गेहूं और जौ की खेती पश्चिमी 7,000 6,000 सुअर और पशुओं को पालतू बनाया गया पश्चिम और पूर्व एशिया में प्रारंभिक कृषि बस्तियां बलूचिस्तान में 6,000 5,000 में कुक्कुट पालन ज्वार बाजरा तथा अरबी याम की खेती पूर्व एशिया में 5,000 से 4,000 कपास की खेती दक्षिण एशिया तांबे का प्रयोग पश्चिमी एशिया में 4,000 से 3,000 कुम्हार के चाक का प्रयोग यातायात के लिए पहिए का प्रयोग 3600 ईसा पूर्व लेखन का प्रयोग 3200 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का से का प्रयोग तांबे का प्रयोग 3,000 से 2,000 में हल कृषि नगर मेसोपोटामिया सिल्क का प्रयोग चीन घोड़े को पालतू बनाया गया मध्य एशिया चावल की खेती दक्षिण पूर्व एशिया हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर लिपि का प्रयोग लगभग 2700 ईसा पूर्व 2000 से 1900 खास पानी में रहने वाली भैंस को पालतू बनाया गया पूर्व एशिया में ये दिखाया गया चित्र 1900 से 1800 में 1800 से 1700 में 1700 से 1600 में 1600 से 1500 में नगरों लेखन राज्यों सांग राजवंश कांसे का प्रयोग हुआ चीन में 1500 से 1400 लोहे का प्रयोग पश्चिमी एशिया में ऋग्वेद की रचना 1400 से 1300 1300 से 1200 1200 से 1100 लोहे का प्रयोग महापाषाण मीजो लिथिक दक्कन और दक्षिण में 1100 से 1,000 एक कोहान वाले ऊंट को पालतू बनाया गया अरब में 1,000 से 900 में 900 से 800 में 800 से 700 में 700 से 600 में 600 से 500 में सिक्के का प्रयोग तुर्की फारसी साम्राज्य 546 ईसा पूर्व जिसकी राजधानी पर्सिपोलियस
थी। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस लगभग 551 ईसा पूर्व। अनेक क्षेत्रों में नगरों और राज्यों की स्थापना, पहली बार सिक्के का प्रयोग, जैन और बौद्ध धर्म का प्रसार 500 से 400 में, 400 से 300 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व, 300 से 200 में चीन में एक साम्राज्य की स्थापना 221 ईसा पूर्व, चीन की विशाल दीवार के निर्माण कार्य का प्रारंभ 200 से 100 और 100 से 1 ईसा पूर्व। तिथि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आब्लिक प्रशांत महासागर द्वीप में 6 लाख से 5 लाख वर्तमान से पूर्व, 5 लाख से 1,50,000 वर्तमान से पूर्व, 1,50,000 से 50,000 वर्तमान से पूर्व, 50,000 से 30,000 वर्तमान से पूर्व। ये मिर्ची दिखाई गई है। प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस की जीवाश्म समुद्र यात्रा के प्राचीनतम संकेत 45,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व, 30,000 से 10,000 वर्तमान से पूर्व। होमोसेपियंस के जीवाश्म 12,000 वर्ष वर्तमान से पूर्व। चित्रकला 20,000 वर्तमान वर्ष से पूर्व। 8,000 से 7,000 में, 7,000 से 6,000 में कुम्हार कुआस की खेती, 6,000 से 5,000 में, 5,000 से 4,000 में सेम की खेती, 4,000 से 3,000 में कपास और लौकी की खेती, 3,000 से 2,000 में गिनी पिग टर्की को पालतू बनाया, मक्के की खेती, 2,000 से 1,900 में आलू, मिर्च, कैसोआ, मूंगफली की खेती, लामा और एल्पेका को पालतू बनाया गया। क्रियाकलाप प्रत्येक 6 खानों में एक तिथि को लीजिए और उस क्षेत्र में रहने वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए उस तिथि की प्रक्रिया घटना का क्या महत्व रहा होगा, इस पर विचार विमर्श कीजिए। 1900 से 1800 में, 1800 से 1700, 1700 1600, 1600 से 1500, 1500 से 1400, 1400 से 1300, 1300 से 1200 और 1200 से 1100 मैक्सिको खाड़ी के चारों ओर अल्मेका लोगों की बस्तियां, प्रारंभिक मंदिरों और मूर्ति शिल्प, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया में बस्तियां, 1100 से 1000, 1000 से 900 चित्रात्मक लिपि का विकास, 900 से 800, 800 से 700, 700 से 600, 600 से 500, 500 से 400, 400 से 300, 200 से 300 से 200, 200 से 100, 100 से 1 ईसा पूर्व। विषय समय की शुरुआत। समय की शुरुआत इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसा प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, जिसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास के लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे का मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधे में से कंद मूल फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के लिए कई तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करना यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ लोग भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदर सोसाइटी है, जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हम यह सोचने को मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। जीवाश्म फोसिल शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों को छापे के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो एक पत्थर के रूप में बदल कर अक्सर किसी चट्टान से समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। आज हमें यदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म फोसिल पत्थर के औजारों और गुफाओं के चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसे खोज सर्वप्रथम की गई, अधिकांशतः विद्वान ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद ही जीवाश्म औजारों और चित्रकारियों के अच्छे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों स्पीशीज के जीवाश्मों में मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी हैं। उनके कुछ
विशेषताएं या शारीरिक लक्षण के आधार पर मानव को विभिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया था। जीवाश्म की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्म की तिथि जीवाश्म तिथि यानी काल का पता चल जाता है, जब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन रहता है। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजों की गई थी तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसे अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती थी। विद्वान की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबिल के ओल्ड टेस्टमेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर की सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। विद्वानों की इस हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मन के डेसेलडोर्फ नगर के पास डी अंडर घाटी मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 18 में चूने के पत्थर की खाने की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े मिले। ये चीज एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरॉड, ये फोसिया वाला हो गया प्रजाति या स्पीशीज। जीवाश्म के का एक ऐसा समूह होता है जिससे नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजातीय विशेष के सदस्य दूसरे प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। कार्ल फॉर रॉड को सौंप दी गई, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि यह वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं है। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बान विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफहोसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि वह खोपड़ी एक ऐसे मानव का रूप की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वान ये चित्र में दिखाई गई है। जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीजों की सही जगह जानना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत जरूरी होता है। ये ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पुरातत्वविद के बाईं ओर जो वर्गाकार चौखट दिखाया गया है वह एक ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेमी के वर्ग में बटी है। इसे मिली वस्तुओं के स्थान पर रखने से उस वस्तु की क्षैतिज स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति दर्शाने के लिए काम में लाया गया है। ऊपर चित्र में दिखाया गया है कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थरों चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस कार्य में कितने कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया और यह घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में था। मनुष्य के क्रमिक विकास के अध्ययन में एक युगांतकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय पर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। ये चित्र नीअंडरथल मानव की खोपड़ी है। कुछ लोगों ने इस खोपड़ी को पुरातनता को स्वीकार नहीं किया और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। क्रियाकलाप अधिकांश धर्मों में मानव प्राणियों की रचना के बारे में अनेक कहानियां कही गई हैं, पर अक्सर वे वैज्ञानिक खोज से मेल नहीं खाती। कुछ धार्मिक कथाओं के बारे में पता लगाइए कि उनकी तुलना इस अध्याय में चर्चित मानव के क्रमिक विकास के इतिहास से कीजिए। आप उनके बीच क्या समानताएं और अंतर देखते हैं। मानव के क्रमिक विकास की कहानी को आधुनिक मानव के पूर्वज को
इन चार खोपड़ियों को देखिए। खोपड़ी क एक बानर की है। खोपड़ी ख ऑस्ट्रोलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। नीचे दिए गए खोपड़ी ग होमो होमो एरेक्टस सभी खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। खोपड़ी ग होमो सेपियंस चिंतनशील प्रज्ञा मानव नामक प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समस्याएं और समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाएं। इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोल, जबड़ों और दांतों की भली भांति देखिए। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन हैं जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी और कुछ जटिल या उलझी हुई भी है। इस संबंध में अनेक अनुत्तरीय प्रश्न भी उठते हैं और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े हैं। आइए कुछ घटनाओं, क्रमों तथा परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम में 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ के 10,000 वर्ष के बराबर माने तो 10 पृष्ठ एक वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 100 लाख वर्षों के बराबर होगा। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। तो इसके बाद लगभग 240 साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे हेमिनॉइड्स कहते हैं। इस उपसमूह में बानर यानी एप शामिल थे और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमोनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह के से विकसित हुए। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। वे चौपाए थे लेकिन चारों पैरों के बल चलते थे, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। हम अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। दो प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमोनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। पहला तो यह कि अफ्रीकी बानरों एप का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो एस्ट्रोलोपिथिकस वंश जीनस के हैं अब पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक समूह है। इस प्राइमेट उप समूह में बानर, लंगूर और मानव शामिल है। उनके शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती हैं। प्राइमेट प्राणियों के दांत भिन्न भिन्न किस्म के होते हैं। हाथ का क्रमिक विकास क, ख और ग। क में अस्थिक आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ख आकृति होमिनीड की दूरस्थ व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। ग आकृति मनुष्य के हाथों की सशक्त पावर पकड़ दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः ठीक व सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी का ठीक पकड़ की तुलना मनुष्यों के हाथ की ठीक व सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म का इस्तेमाल करते हैं। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग करते हैं। होमिनिडेई
होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते थे। इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल थे। होमिनिड समूह की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मस्तिष्क का बड़ा आकार, पैरों के बल सीधे खड़े होने की क्षमता, दो पैरों के बल चलना, हाथ की विशेष क्षमता जिससे वो औजार बना सकता था और उनका इस्तेमाल कर सकता था। होमिनिडों को आगे कई शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है। इन शाखाओं को जीनस कहते हैं। इन शाखाओं में ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो अधिक महत्वपूर्ण है। इन शाखाओं में प्रत्येक की कई प्रजातियां होती थी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच कुछ बड़े अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार होमो की अपेक्षा बड़ा होता है, जब जबड़े अधिक भारी होते हैं और दांत भी ज्यादा बड़े होते हैं। हिंदी में जीनस शब्द का प्रयोग वंश शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। दरअसल इन प्रजातियों को वैज्ञानिकों द्वारा जो नाम दिए गए वे सभी लैटिनी और यूनानी भाषाओं के शब्द से ही बने हैं। उदाहरण के लिए एस्ट्रोलोपिथिकस नामक लातीनी भाषा के शब्द एस्टल यानी दक्षिणी और यूनान भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी एप बानर अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे हैं, जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क की अपेक्षा छोटा होना, पिछले दांत बड़ा होना और हाथों की दक्षता का सीमित होना, उसमें सीधे खड़े होकर चलने। होमोनाइड बंदरों के कई तरह से भिन्न होते हैं। उनकी शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती। होमिनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। यह दृश्य पूर्वी अफ्रीका की ओल्डुविज गर्जो रिफ्ट घाटी का है, जो इन इलाकों में से एक है जहां आदिकालीन मानव के इतिहास के चित्र पाए गए हैं। चित्र के बीच में पृथ्वी की भिन्न भिन्न सतहों को देखिए। इनमें से हर सतह एक अगले भूवैज्ञानिक चरण को दर्शाती है की क्षमता से अधिक नहीं थी, क्योंकि वह अभी भी बहुत सा समय पेड़ों पर गुजारता था। इसीलिए उसे पेड़ों का जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विषमताओं अब भी मौजूद थी, जैसे आगे के अवयवों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़े। अस्टो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई गोर्ज की खोज 17 जुलाई 1959। ओल्डुई गोर्ज पृष्ठ 14। सर्वप्रथम 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में एक जर्मन तितली संग्राहक द्वारा खोजा गया था। लेकिन आगे चलकर यह ओल्डुवई नाम मेरी और लुइस लीगी के नाम के साथ गहराई से जुड़ गया, जिन्होंने 40 वर्ष से भी अधिक समय तक शोध कार्य किया था। मेरी लीकिन ने ही ओल्डुवई और लेतोली में पुरातत्वविद खुदाई कार्यों को देखभाल की थी और वहां की गई अनेक रोमांचक खोजों में उसका हाथ रहा। लुइस लीकी ने अपनी इस अद्भुत खोज का वर्णन इस प्रकार किया। उस दिन सवेरे जब मैं उठा तो मुझे सिर में दर्द और हल्का बुखार महसूस हो रहा था। इच्छा तो नहीं थी, पर मुझे शिविर में ही रहना पड़ा। चूंकि हम दोनों में से मैं काम पर नहीं जा रहा था, इसीलिए मेरी के लिए काम पर जाना जरूरी हो गया। हमें अपना काम पूरा करने के लिए सिर्फ 7 सप्ताह का ही समय मिल था, जो जल्दी जल्दी बीत रहा था। इसीलिए मेरी अपने दोस्त कुत्ते सैली और टूटस के साथ खुदाई पर चली गई और मैं बेचैन होकर पीछे शिविर में रह गया। कुछ समय बाद शायद मेरी झपकी टूटी तो मैंने लैंड रोवर की आवाज सुनी। वह बड़ी तेजी से शिविर की ओर आ रही थी। मुझे पल भर के लिए एक सपना सा आ गया। मुझे लगा कि मेरी को किसी जहरीले बिच्छू ने काट लिया है। वहां सैकड़ों की तादाद में बिच्छू थे, अथवा किसी सांप के डस लिया है जो कुत्तों की नजर से बच निकला होगा। लैंड रोवर गाड़ी खटखटाती
के साथ रुकी और मैंने कई बार मैरी की आवाज़ सुनी। वह बार बार पुकार रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। मैंने अब सिर भी दर्द से लड़खड़ा रहा था। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया। मैंने पूछा, अरे क्या हुआ, क्या पा लिया, क्या चोट खा बैठी? मैरी ने कहा, उसी को, बस उस आदमी की, हमारे आदमी को पा लिया, उसी को जिसे हम पिछले 23 वर्षों से खोज रहे थे। जल्दी आओ, मुझे इसके दांत मिल गए हैं। बाइटिंग द वर्ड्स, आर्टिस्ट मैन, लेखक LSB लीकी, नेशनल ज्योग्राफी, 118 सितंबर 1960। का घुमावदार होना। कालांतर में जब औजार बनाने और लंबी दूरी तय पैदल चलने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी होती गई, तब मानवीय विशिष्टताओं तथा लक्षणों का विकास भी होता गया। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया। इन प्रजातियों को अक्सर उनकी हड्डियों की रचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक मानव की प्रजातियों को उनकी खोपड़ी के आकार और जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी वांछित परिणाम प्राप्त होने से ही विकसित हुई होगी। सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था, किसी भाग से विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता वृद्धि, औजार बनाना, औजारों के इस्तेमाल के लिए बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना, आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना, सीधे खड़े होकर चलना। किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाली तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास क्रम ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ बच्चों या चीज़ों को उठाकर ले जाने के लिए मुक्त हो गए, और ज्यों-ज्यों हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया, त्यों-त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे विभिन्न प्रकार के काम करने के लिए हाथ स्वतंत्र हो जाने का लाभ तो मिला ही, साथ ही चार पैरों के बजाय दो पैरों पर चलने से शारीरिक ऊर्जा की खपत भी कम होने लगी। इसीलिए दौड़ते समय यह लाभ उल्टा हो गया। ले तो तंजानिया में मिले होमिनिड के पद चिन्हों के जीवाश्म देखिए। इस अनुभाग का आवरण पृष्ठ और हादार इथोपिया से प्राप्त हड्डियों के जीवाश्म से यह पता चलता है कि तत्कालीन मानव दो पैरों पर चलने लगे थे। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमांशिक से हिम युगों के प्रारंभ में जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदान का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप एस्ट्रोलोपिथिकस के प्रारंभिक रूप, जो जंगलों में रहने के आदि थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजाति आ गई जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थी, जिनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। होमो होमो लैटिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ आदमी। यद्यपि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों शामिल हैं, वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है। इन प्रजातियों को उनकी विशेषताओं के अनुसार लगभग अलग अलग नाम दिए गए हैं। इस प्रकार जीवाश्मों को होमो हैबिलिस, औजार बनाने वाले, होमो एरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, और होमो सेपियंस, प्रज्ञा व चिंतनशील मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। होमो हैबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। होमो एरेक्टस के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं, यथा क्यूबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, जो करता और संगरीन जावा एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए जीवाश्मों की तुलना में परिवर्तित काल के हैं। इसलिए यह अधिक संभव है कि होमिनिड पूर्व अफ्रीका से चलकर दक्षिण और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण तथा पूर्वोत्तर एशिया, यूरोप
में भी 20 से 15 लाख वर्ष पहले गए। ये प्रजातियां लगभग 10 लाख वर्ष पहले तक जीवित जीवित रही। मानचित्र को अफ्रीका, ये 10 सुल्तान, मोरक्को, भूमध्य सागर, लाल सागर, सूडान, चाड, इथोपिया, सोमालिया, हिंद महासागर के जस्ट बगल में केन्या, तंजानिया, विक्टोरिया झील, उगांडा, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, अटलांटिक महासागर, मेजाम्बिका बॉर्डर केव, स्वार्थ क्रॉस, दक्षिण अफ्रीका, द केल्डर्स क्लासिज रिवर माउथ से लिया गया है। चित्र ख, पूर्वी अफ्रीका का विशेष बी फ्रांस रिफ्ट घाटी, एक चाड, बहर अल गजल, सूडान, इस्ट्रिया, हरदार, अदन की खाड़ी, इथोपिया, ओमो किसावी फर्स्ट, अलबिया बे, कुबी, फोरा, लोथो, गम, नाइपोइया, सोमालिया, पश्चिमी तुर्काना, उगांडा, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, मध्य अफ्रीका गणराज्य, नीचे लेक ईसाइया, ओल्ड विया, गोर्ज, लोटानिया, हिंद महासागर और तंजानिया और केन्या। कुछ दृष्टांतों में जीवाश्मों का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया जहां उस विशेष प्रकार के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे, जैसा कि जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को होमो हाइडलबर्गेसिस, होमो हाइडलबर्गेजिस कहा गया, जबकि नी-अंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को पृष्ठ 18 देखिए, होमो नीअंडरथैलिसिस होमो नीअंडरथैलिसिस श्रेणी में रखा गया। यूरोप में सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडलबर्गिसिस और होमो नीअंडरथैलोसिस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस आज्ञ प्रज्ञ मानव प्रजाति के हैं। हाइडलबर्ग मानव 8 लाख वर्ष से 1 लाख वर्ष पूर्व दूर दूर तक फैले हुए थे, जिनके जीवाश्म अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए। नीअंडरथल मानव मोटे तौर पर 1,30,000 से 35,000 वर्ष पहले तक यूरोप, पश्चिमी और मध्य एशिया में रहा करते थे। वे पश्चिमी यूरोप में लगभग 35,000 वर्ष पहले अचानक विलुप्त हो गए। सामान्यतः एस्ट्रोलोपिथिकस की तुलना में होमो का मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े बाहर की ओर कम निकले हुए थे और दांत छोटे छोटे होते थे। पृष्ठ 10 पर चित्र देखिए, उनमें मस्तिष्क के आकार में वृद्धि को अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त से जोड़ा जाता है। जबड़ों तथा दांतों में हुआ परिवर्तन संभवतः उनके खान पान में हुई भिन्नता से संबंधित है। विश्व में मानव प्रजाति का निवास कब, कहाँ, कौन? 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेश ऑस्ट्रोलोपिथिकस, प्रारंभिक होमो इरेक्टस। 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र में होमो इरेक्टस, आग्द होमो सोपियंस, नीअंडरथल मानव, होमो सेपियंस आधुनिक मानव। 45,000 वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया, आधुनिक मानव। 40,000 वर्ष से अब तक उच्च अक्षांशों पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह से बाद और नीअंडरथल आधुनिक मानव। उत्तरी तथा दक्षिणी अफ्रीका रेगिस्तान और वर्षावन क्रियाकलाप। विश्व के मानचित्र पर उपरोक्त सारणी में दिए गए परिवर्तनों को दर्शाए। ये 4 समय कोष्ठक टाइम ब्रैकेट्स के रूप में अलग अलग रंगों का इस्तेमाल कीजिए। उप महाद्वीपों की सूची में यह बताइए कि आपने कहाँ एक रंग, कहाँ 2 रंग और कहाँ 2 से अधिक रंगों का इस्तेमाल किया। मानव के क्रमिक विकास की कहानी। ख, आधुनिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ और कब? इथोपिया में 1,95,000 से 1,60,000 ओमो की 20। दक्षिण अफ्रीका में 1,20,000 से 50,000 बॉर्डर गुफा, दी केल्डर्स क्लासिज नदी का मुहाना। मोरक्को में 70,000 से 50,000 दर एस सुल्तान में। इसराइल कफे जे रसूल में 1 लाख से 80,000। ऑस्ट्रेलिया मुंगो लेक, मुंगो झील 45,000 से 35,000। बोर्नियो निया गुफा में 40,000। फ्रांस क्रोमैगन 35,000। लेस आइजिस के
पास मिले। यदि आप इस तालिका पर नजर डालें तो देखेंगे कि होमो सेपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत थे। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ और इस विषय पर दो मत प्राचीनतम है जो एक दूसरे से विलुप्त विपरीत है। इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल कंटिन्यूटी मॉडल को मानता है, जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल रिप्लेसमेंट मॉडल का समर्थन करता है, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ, और इसीलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दी। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षण की विभिन्नताओं पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वाले के अनुसार ये उपर्युक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते होमो इरेक्टस और होमो हार्डबर्गिसिस समुदाय में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। प्रतिस्थापना और क्षेत्रीय निरंतरता। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदले गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया है। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव में सर्वप्रथम शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी जो इथोपिया में ओम्स स्थान पर मिले हैं प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वान का कहना है कि आज के मनुष्य में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अगंतुआ वहां अस्थायी रूप से बस गए। ये चित्र में यूरोप अफ्रीका एशिया जो प्रतिस्थापित मॉडल के पेज पे है, यूरोप अफ्रीका एशिया क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल दिखाया गया है। आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब तक हमने आदि मानव के अस्थिपंजरों के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते थे और यह देखते रहे कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें कि इन अध्ययन कैसे किया जा सकता है। आदिकाल मानव कई तरीके से भोजन जुटाते थे, जो संग्रहण, गैदरिंग, शिकार, हंटिंग, अपमार्जक, स्कैवेंजिंग और मछली पकड़ना, फिशिंग। संग्रहण की क्रिया में पौधे, पेड़ से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियां, बेर, फल और कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है। संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिले जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही हैं। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पेड़ पौधों से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हाल के वर्षों में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बन रहा है। अब अधिकाधिक रूप से यह सुझाव दिए जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपमार्जन या रसदखोरी, कैवेजिंग और फोर्जिंग के द्वारा
उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरचा कर निकालने लगे। जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। यही भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवर चूहे छछूंदर जैसे तीर्थंगों को, रोडेंट पंछियों और उनके अंडों से सरीसृप और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। शिकार शब्द बाद में शुरू हुआ। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थानों से मिलता है, और वे हैं दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्सो ग्रोव से 5 लाख साल पहले की, और जर्मनी में सीनीजन सीनीजन से 4 लाख साल पहले का मानचित्र 2 देखिए। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसा कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के यहाँ अपमार्जक से तात्पर्य त्यागी वस्तुओं की सफाई करने से हुई है। रसोदखोरी का तात्पर्य भोजन की तलाशी करने से है। योजना मानचित्र 2 यूरोप योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोजों स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदियों के पास डोलनी ओस्टोनाइस, उत्तरी सागर, यूनाइटेड किंगडम, सवान्सकोम्बो, बॉक्स ग्रोवो, सोनोजिन, निअंडर घाटी, जर्मनी, चेक गणराज्य, हिडलबर्ग, दोलनी वास्तनो आइस, फ्रेड मोस्टी, फ्रांस, इटली, अटलांटिक महासागर के बगल में लेस्काउटेरा अमाटा, लेज रेड गुफा, ग्रोटो सेओ, अल्टामीरा, स्पेन, मोरक्को, अल्जीरिया, भूमध्य सागर, वेस्टोनिस, चेक गणराज्य के मानचित्र 2 में देखिए कि सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। रेंडियर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे, और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीके के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने, मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुष की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थीं। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनमें स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलापों संपन्न करते हैं, लेकिन जैसा कि हम इस अध्याय के परिवर्ती अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समानांतर तुलनाएं सुझाना संभव नहीं है। प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप को ज्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं। उपलब्ध साक्ष्य की पुनर्निर्माण करने का एक तरीका है यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्प कृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोम्बे और आई ओलो ओलोरेजाइली के खनन स्थानों पर हजारों की संख्या में शैल उपकरण और हस्त कुठार मिले हैं। ये औजार 7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठा हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों ये चित्र 2 अलग अलग हैं। बाएं ओलोरेजाइसिली का उत्खनन स्थल खननकर्ता लुइस लीकी और मेरी ने पर्यवेक्षकों के लिए उत्खनित स्थलों के चारों ओर संकरी पगडंडी का पुल बना दिया था। ऊपर इस स्थल पर प्राप्त हस्त कुठार सहित अन्य औजार की एक नजदीकी तस्वीर है।
में लोग शिल्प कृतियों और अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़ जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जमा शिल्प कृतियां मिलती हैं और वे कुछ क्षेत्र अलग से दिखाई पड़ते हैं, और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता है वहां ऐसी शिल्प कृतियां कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई हैं। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। निम्नलिखित रेखाचित्र में देखिए कि ये कैसे होता था। 4 लाख से 1,25,000 वर्ष पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इनके साक्ष्य यूरोप के पुरास्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजेरेट गुफाओं की दीवार पेड़ों पर होमिनिड पेड़ पर अन्य स्तनपायी पेड़ों का भरण पोषण करते हुए, तेंदुआ, उल्लू, मांसभक्षी लाते हुए, हड्डियां भरण पोषण करते हुए, काटते हुए, हड्डियां प्रवेश होमिनिड लाते हुए, पत्थर तोड़ते हुए, गैर होमिनिड स्तनपायी वस्तुओं को इधर उधर घूमते हुए, बाढ़ वस्तुओं अंदर अप्रवाहित होते हुए, निष्कासित होते हुए, बाढ़ के वक्त भरण पोषण करते हुए मगरमच्छ, होमिनिड निष्कासित करते हुए पत्थरों और हड्डियां, इसे चबाना और हड्डियां अपमार्जक निकालते हुए, इधर पेड़ों की अन्य स्तनपायी, ये कालक्रम दिखाए गए हैं। ये शिल्प कृतियां आर्टिफैक्ट मानव निर्मित वस्तु होती है। इनमें अनेक प्रकार की चीजें शामिल होती हैं, जैसे औजार, चित्रकारी, मूर्ति, उत्कीर्ण चित्र आदि। पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलियस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं। यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियां कैसे पहुंची होगी? यह पत्थर कैसे पहुंचे होंगे? क्या हड्डियां अक्षुण्ण रही होंगी? को 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूल्हे है, हेरिज और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोत जैसे फल, वनस्पति, बीजों, काष्ठ फलों, पक्षियों के अंडे और मीठे जल की मछलियां, ट्राउट, पर्च और कार्प की साक्ष्य मिले हैं। एक और पुरास्थल दक्षिण फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाटा टेरा अमाटा में घास फूस और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियां सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थीं। केन्या में चोसोवांजा चोसोवांजा दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग की पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है? क्या ये सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पककर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के घोतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश व उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी की कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालने और औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था। यह चित्र दिखा गया है, यह टेरा अमाटा में पुनर्निर्मित एक झोपड़ी का चित्र है। झोपड़ी के किनारे को सहारा देने के लिए बड़े पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। फर्श पर जोर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं। वे उन स्थानों के घोतक जहां बैठकर लोग पत्थर के औजार बनाते थे। तीर के निशाने से अंकित कली जगह चूल्हे का दर्शाती है। आपके अनुसार इन स्थानों पर रहने वालों का जीवन पेड़ों पर रहने वाले होमिनिडों के जीवन से किस प्रकार भिन्न है? प्रारंभिक मानव औजार का निर्माण।
सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक ही सीमित नहीं है। पंछी भी कुछ ऐसी चीजें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और सामाजिक संघर्ष में सहायता देने के लिए भी उपयोगी होती है। इस प्रकार कुछ चैंपियंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे उन्हें वह स्वयं बनाते थे। हालांकि मनुष्य में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं। जैसा कि पहले हमने पृष्ठिकार पर देखा कि विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायुतांत्रिक अनुकूलनों के कारण हाथ की कुशलतापूर्ण प्रयोग संभव हुआ और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजार का की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते हैं उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहा है। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया कुछ प्रारंभिक आरंभिक औजार, ये औजार ओल्डुवई में मिले थे। बगल में दिया खाया गया है औजार एक गड़ासा है। इसके सैलकों को निकालकर धारदार बना दिया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्त कुठार है। क्या आप यह बता सकते हैं कि ये औजार किस काम में आते होंगे? इथोपिया और केन्या मानचित्र एक में पूरा स्थलों से प्राप्त होता है। यह संभव है कि ऑस्ट्रोलिपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। इन क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम पुरुषों या स्त्री अथवा दोनों द्वारा मिलकर किया जाता था। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाली स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती थी, इस्तेमाल करती रही होंगी। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण यह है कि फेंक कर मारने वाला भाला तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार बनाए जाने लगे। मांस की साफ साफ किए जाने लगा, उसमें से हड्डियां निकाल दी जाती थी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। और कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समुद्रदार जानवरों को पकड़ा जाना, उनके रोएदार खाल को कपड़े की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार होने। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने की तकनीकी शुरू हो गई। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना या कुदेरना अब संभव हो गया था। यह चित्र एक भाला प्रेक्षक यंत्र है। इसके हत्थे पर की गई नक्काशी देखिए। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी अधिक लंबी दूरी तक भाला फेंकने में सफल हुए। क्या आप इस औजार का कोई और लाभकारी उपयोग बता सकते हैं? पंच ब्लेड तकनीकी। क, ख, ग, घ, अंग। क वाले में सबसे बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता था। इससे एक छोटी सतही तैयार की जाती थी। इसे प्रहार मंच यानी घना कहा जाता है। फिर इस पर हड्डी या सींग के बने हुए पंच और हथौड़ों की सहायता से प्रहार किया जाता था। इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अथवा उनसे एक तरह की छेनी बनाई जाती है जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी को उकेरा जा सकता है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना इस पर अंकित जानवरों के चित्र देखिए। संप्रेषण एवं संचार के माध्यम, भाषा और कला। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा है। भाषा के विकास पर कई प्रकार के मत हैं। होमिनिड भाषा के अंग विक्षेप, हाव भाव या हाथों का संचलन, हिलाना शामिल था। उच्चरित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। तीन में मनुष्य के वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावा की क्रिया से हुआ था।
था, जैसा कि नर बानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनि का प्रयोग करता था। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई। उच्चर उच्चारित यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? ऐसा सुझाव दिया जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसके लिए बोलना संभव हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व शुरू हुआ होगा। मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ था। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा। एक तीसरा सुझाव यह है कि भाषा कला के साथ साथ लगभग 4000 से 3500 वर्ष साल पहले विकसित हुई। उच्चरती भाषा का विकास कला के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा, क्योंकि ये दोनों ही संप्रेषण यानी विचार अभिव्यक्ति के माध्यम हैं। अल्टामारी गुफा के चित्र। अल्टामारी स्पेन में स्थित एक गुफा स्थल है। अल्टामीरा की गुफाओं की छत पर बनी चित्रकारी की ओर मार्सिलिनो सेंज मार्सिलिनो सेंज दी सौतोला का ध्यान उसकी बेटी मारिया द्वारा नवंबर 1879 में दिलाया गया था। मार्सिलिनो एक स्थानीय भूस्वामी तथा शौकीन पुरातत्वविद थे और उनकी नन्ही सी लड़की गुफाओं में इधर उधर दौड़ और खेल रही थी, जबकि उसके पिता गुफा के फर्श की खुदाई कर रहे थे। अचानक मारिया की नज़र छत पर बनी चित्रकारियों पर पड़ी। वह तुरंत चिल्ला उठी, पापा देखो बैल। एक बार तो उसके पिता ने बेटी की बात को हंसी में उड़ा दिया, पर तुरंत ही उन्हें यह एहसास हुआ कि छत पर सचमुच कुछ चित्रकारियां बनी हुई हैं, जिनमें रंग के बजाय किस प्रकार की लेई पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर उसका मन उमंग से इतना भर उठा कि वह हतप्रभ हो गया और अगले ही वर्ष उन्हें एक पुस्तिका प्रकाशित की। लेकिन लगभग 2 दशकों तक उनकी खोज के निष्कर्ष को यूरोपीय पुरातत्वविदों ने इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि ये चित्रकारी इतनी ज्यादा अच्छी है कि ये उतनी प्राचीन नहीं हो सकती। उत्तरी स्पेन में अल्टामीरा की गुफाओं में चित्रित एक गौर यानी जंगली बैल का चित्र दिखाया गया है। फ्रांस में स्थित लैकस के सो चौवेट की गुफाओं में और स्पेन में स्थित अल्टीमिरा की गुफाओं में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई, जो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में कभी बनाई गई। इनमें गौरों, घोड़ों, साकिन, लेबेक्स, हिरणों, मैमथों यानी विशालकाय जानवरों, गेंडों, शेरों, भालुओं, तेंदुओं, लकड़बग्घों और उल्लुओं के चित्र शामिल हैं। इन चित्रों पर जितना उत्तर नहीं दिए गए, उससे कहीं अधिक प्रश्न उठाए गए। उदाहरण स्वरूप, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में चित्र क्यों हैं जबकि अन्य हिस्सों में नहीं? कुछ खास जानवरों को ही चित्रित क्यों किया गया है, दूसरे जानवरों को क्यों नहीं? पुरुषों को अकेले, अलग अलग और समूहों में भी चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही क्यों? केवल पुरुष को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, स्त्रियों को क्यों नहीं? क्यों? जानवरों के समूहों को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है जहां आवाज अच्छी तरह पहुंचती थी? इन प्रश्नों के अनेक स्पष्टीकरण दिए गए और उनमें से एक यह है कि चूंकि जीवन में शिकार का महत्व, इसलिए जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोना से जुड़ी होती थी। शायद चित्रकारी इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्में अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले। दूसरी स्पष्टीकरण यह दिया गया कि शायद ये गुफाएं संगम स्थल थी जहां लोगों के छोटे छोटे समूह मिलते थे या इकट्ठा होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते थे। हो सकता है वहां ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते हों अथवा शिकार के तरीकों एवं तकनीकों पर एक दूसरे से चर्चा करते हों और ये चित्रकारियां आगे आने वाली पीढ़ियों को इन तकनीकों की जानकारी देने के लिए उकेरी गई हों।
आदिकालीन समाजों के बारे में ऊपर जो विवरण दिया गया है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। जाहिर है कि अब भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बचा है। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था, शिकार करने वाले और खाद्य सामग्री तलाशने और बटोरने वाले समाज आज भी मौजूद हैं। क्या आज के शिकारी संग्राहकों के जीवन से पुराने समाजों के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है? इस प्रश्न पर हम अगले अनुभाग में चर्चा करेंगे। अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क। अफ्रीका की कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सैन नाम के एक शिकारी संग्रह समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीकी पशुचारक समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में निम्नलिखित विवरण दिए। सर्वप्रथम जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि वहाँ बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैर के निशान बने हुए थे। हमने आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे और जब कभी हमें उनके आसपास आ जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते। हमें उनके पांव मिले लेकिन उन्हें हमेशा सुना साना पाया, क्योंकि जब कभी वे अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे यह तो अच्छी बात है कि ये लोग हमसे डरते हैं। वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। विषय 8 और 10 में शिकारी संग्रह के साथ हुए मुकाबलों के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हदजा जनसमूह मानव एंथ्रोपोलॉजी का एक ऐसा विषय है जिसमें मानव संस्कृति और मानव जीव विज्ञान के विकास पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। हदजा शिकारियों संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इयासी, एक खारे पानी में विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। पूर्वी हदजा का इलाका सूखा और चट्टानी है, जहाँ घास, सावाना, कट्टेदार झाड़ियाँ और एकासियों के पेड़ की बहुतायत है, लेकिन यहाँ जंगली खाद्य वस्तुएं भरपूर मात्रा में मिलती हैं। 20वीं सदी के शुरू में यहाँ भांति भांति के जानवरों की बेशुमार संख्या थी। यहाँ के बड़े जानवरों में हाथी, गैंडे, भैंस, जिराफ, जेब्रा, वाटर बक, हिरण, चिंकारा, खागदार, जंगली सुअर, बबून, बंदर, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घे जितने आम हैं उतने ही आम के छोटे जानवरों में शाही मछली, क्यूपिन, खरगोश, गीदड़, कछुआ और अनेक प्रकार के जानवर हैं। हदजा लोगों हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। यहाँ शिकारी के भविष्य को कोई खतरा पैदा किए बिना नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता है उतना दुनिया के किसी भी ऐसे भाग में नहीं खाया जा सकता जहाँ ऐसे शिकारी संग्राहक रहते हैं अथवा निकट काल में रहते थे। वनस्पति खाद्य, कंदमूल, बेर, बाओबा पेड़ के फल आदि जो साधारण दर्शक को अक्सर आसानी से दिखाई नहीं देते, जल भावों के वर्षा में भी अत्यंत सूखे मौसम में बहुत यात्रा से उपलब्ध होते हैं। जिस तरह का वनस्पति खाद्य बारिशों के 6 महीनों में उपलब्ध होता है वह सूखे के मौसम में मिलने वाले खाद्य वस्तुओं से भिन्न होता है, लेकिन वहाँ खाद्य पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती। यहाँ पाई जाने वाली 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियाँ के शहद और सुंडियों की चाव से खाया जाता है, लेकिन इन चीज़ों की आपूर्ति सदा एक जैसी नहीं रहती। मौसम के अनुसार हर वर्ष बदलती रहती है। वर्षा के मौसम में जल स्रोत व्यापक रूप से देश भर में मिलते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये स्रोत बहुत कम रह जाते हैं। हदजा लोग यह समझते हैं कि अगर अधिक से अधिक 5 से 6 किलोमीटर की दूरी तक पानी मिल जाए तो उनका काम चल जा सकता है। इसीलिए उनके शिविर आमतौर पर जल स्रोतों से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थापित किए जाते हैं। देश के कुछ हिस्सों में घास के खुले मैदान हैं, लेकिन हदजा लोग वहाँ कभी अपना शिविर नहीं बनाते। उनके शिविर पेड़ों और चट्टानों के बीच बल्कि तरजीह तौर पर वहाँ लगाए जाते हैं जहाँ ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध हों। पूर्वी हदजा जमीन
लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी चाहे रह सकता है, पशुओं का शिकार कर सकता है, कहीं पर भी कंदमूल, फल और शहद इकट्ठा कर सकता है और पानी ले सकता है। इस संबंध में हदजा प्रदेश में उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अपने इलाके में शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद हज़ार लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों पर निर्भर रहते हैं। संभवतः उनके भोजन में 80% तक मुख्य रूप से वनस्पतिजन्य होता है और शेष 20% भाग मांस और शहद से पूरा किया जाता है। नमी के मौसम में हज़ार लोगों के शिविर आमतौर पर छोटे और दूर दूर तक फैले हुए होते हैं और सूखे के मौसम में पानी के स्रोत के आसपास बड़े और घने बसे होते हैं। सूखे के मौसम समय में भी उनके यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं रहती। मानव विज्ञान जेम्स बोडनबर्ग द्वारा 1960 में दिया गया विवरण। क्रियाकलाप 3 हज़ार लोग जमीन और उसके संसाधनों पर अपने अधिकार का दावा क्यों नहीं करते? उनके शिविर के आकार और स्थिति में मौसम के अनुसार परिवर्तन क्यों होता रहता है? सूखा पड़ने पर भी उनके पास भोजन की कमी क्यों नहीं होती? क्या आप आज के भारत के किसी शिकारी संग्रहक समाज का नाम बता सकते हैं? शिकारी शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर जैसे जैसे मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों के माध्यम से आज के शिकारी संग्राहकों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा, हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या वर्तमान शिकारी संग्राहक समाज के बारे में प्राप्त जानकारी का उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है? इस मुद्दे पर इस समय दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं चल रही हैं। एक और विद्वानों का एक ऐसा वर्ग जिन्होंने आज के शिकारी संग्राहक समाजों से प्राप्त विशिष्ट तथ्यों तथा आंकड़ों का सीधे अतीत के पुरातात्विक अवशेषों की संख्या व्याख्या करने के लिए उपयोग कर लिया है। उदाहरण के लिए कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 लाख साल पहले के होमिनिड स्थल जो तुर्काना झील के किनारे स्थित है संभवतः आदिकाल मानव के शिविर या निवास स्थान थे जहां वे सूखे के मौसम में अक्सर रहते थे। ऐसा ही पद्धति वर्तमान हम हदजा और कुर्ग सैन्य समाजों में पाई जाती है। सजातीय वृत्तांत एंथ्रोपोलॉजी में समकालीन निजातीय समूहों की विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है। इसमें उनके रहन सहन, खान पान, आजीविका के साधन, प्रौद्योगिकी आदि की जांच की जाती है। स्त्री पुरुष की भूमिका, कर्मकांड, रीति रिवाज, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रूढ़ियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो महसूस करते हैं कि सजातीय वित्र संबंधी तथ्य और आंकड़ों का उपयोग अतीत के समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। उदाहरण के लिए आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीजों का विनिमय और व्यापार करना अथवा पड़ोस की किसानों के खेतों में मजदूरी करना। इसके अलावा ये समाज भौगोलिक, राजनीतिक और सामाजिक यानी सभी दृष्टियों में हाशियों पर है। ये जिन परिस्थितियों में रहते हैं वह आरंभिक मानव की अवस्था से बहुत भिन्न है। एक अन्य समस्या यह है कि आज के शिकारी संग्राहक समाज में आपस में भी बहुत भिन्नता है। कई मुद्दों पर तो परस्पर विरोध तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे कि वे सब समाज शिकार और संग्रहण को अलग अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न भिन्न यानी छोटे बड़े होते हैं और उनकी गतिविधियों में भी अंतर पाया जाता है। भोजन प्राप्त करने के मामले में श्रम विभाजन को लेकर भी कोई आम सहमति नहीं है। यद्यपि आज भी अधिकतर स्त्रियों ही खाने पीने की सामग्री जुटाने का काम करती है और पुरुष शिकार करते हैं, लेकिन ऐसे समाजों के भी उदाहरण मिलेंगे जहां स्त्रियां और पुरुष दोनों ही शिकार और संग्रहण तथा औजार बनाने का काम करते हैं। स्थितियां जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे समाज में स्त्रियां भी भोजन जुटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। संभवतः इस बात से यह सुनिश्चित होता है कि आज के शिकारी संग्राहक समाजों में स्त्री पुरुष दोनों की भूमिका अपेक्षाकृत एक समान ही होती है। यद्यपि इसमें समाज के अंदर कुछ अंतर है। वर्तमान स्थिति ऐसी होने पर अतीत के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है। क्रियाकलाप 4, आप
क्या सोचते हैं कि प्राचीनतम मानव समाज के जीवन के बारे में जानने के लिए सजातीय वित्त संबंधित वृत्तांतों का इस्तेमाल करना कितना उपयोगी अथवा अनुपयोगी है। उपसंहार। लाखों सालों तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते थे, और फिर 10,000 से 4500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने कुछ जंगली जानवरों को अपने उपयोग के लिए उगाना और जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। इसके फलस्वरूप खेती और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने के बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजाकर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतरकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया? लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिम युग का अंत हो गया और उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो गई। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों तथा गधों जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाके को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस और जानवरों की बहुत ही आदत थी। इसके अलावा आप पहले से काफी बड़े जन समुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। चूंकि कुछ इलाकों की अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था, इसीलिए वहां भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म के पौधे को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया चालू हो गई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का दबाव, कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं, जौ, चावल और मोठ बाजार आदि, और जानवरों जैसे भेड़, बकरी, मवेशी, गधा और सुअर आदि की जानकारी और उस पर मनुष्यों की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर ऐसा परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका अदा की। एक ऐसा क्षेत्र जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण, पैस्टोरलिज्म प्रारंभ हुआ। यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वरक अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से लेकर ईरान में जैग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे अरसे तक टिकना शुरू कर दिया। इस प्रकार गारें कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाने जाने लगे। ये पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से कुछ है। खेत और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनना जिनसे अनाज अथवा अन्य उपजों को रखा जा सके और खाना पकाया जा सके। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का इस्तेमाल होने लगा, जैसे हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रंगा जैसी धातुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनने और परिवहन के लिए पहिए का इस्तेमाल होने लगा। लगभग 5,000 साल पहले इससे भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसे क्यों हुआ और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 को पढ़िए। काल रेखा 1 लाख से पूर्व 360-240 लाख वर्ष पूर्व नर वानर प्राइमेट बंदर एशिया और अफ्रीका में, 240 लाख वर्ष पूर्व अधिक परिवार हेमिनाइड गिब्बन एशियाई ओरांगउटन और अफ्रीकी बानर गोरिल्ला चिंपैंजी और बनोबो पिग्मी चिंपैंजी, 64 लाख वर्ष पूर्व हेमिनाइड और हेमिनिड की शाखाओं में विभाजित, 56 लाख वर्ष पूर्व एस्ट्रोलोपिथेकस, 25 से 26 लाख पत्थर के सबसे पहले औजार, 25 से 20 अफ्रीका का ठंडा और शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में वृद्धि, 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो, 22 लाख पूर्व होमो हैबिलस, 18 लाख पूर्व होमो इरेक्टस, 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रोलोपिथिकस का विलुप्त होना, 8 लाख वर्ष पूर्व आग्द सेपियंस होमो हाइडेलोबर्गेरेसिस, 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस आधुनिक मानव। दफनाने की
काल रेखा 2 लाखों वर्ष पूर्व। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख। होमो इरेक्टस का लोप 2 लाख। स्वर तंत्र का विकास 2 लाख। नर्मदा घाटी भारत में आग्द होमोसेपियंस की खोपड़ी 2 लाख से 1,30,000। आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1,95,000 से 1,60,000। निअंडरथल मानव का प्रादुर्भाव 1,30,000। चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साक्ष्य 1,25,000। निअंडरथल मानव का लोप 35,000। आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियां का सबसे पहला साक्ष्य 27,000। सिलाई वाली सुई का आविष्कार 21,000 वर्ष पहले।